डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बड़ी शांति की उम्मीद। 40 दिन से जारी जंग के बाद अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर बनी सहमति। सीजफायर के बाद ईरान में जश्न मनाने सड़कों पर उतरे लोग। हालांकि सीजफायर के बावजूद इजराइल ईरान के बीच हमले जारी। असम, केरल और पुडुचेरी में कल होगी वोटिंग। एक ही चरण में मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी। सभी मतदान केंद्रों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। सीएम योगी ने ग्रेटर आगरा परियोजना का किया शुभारंभ। 5,142 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 10 टाउनशिप। सीएम योगी बोले, दूसरा नोएडा बनेगा आगरा। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर रोड मैप 2.0 पर पीएम से की चर्चा। सीएम साय ने नक्सलवाद समाप्ति पर पीएम का जताया आभार। प्रधानमंत्री को बस्तर दौरे का दिया निमंत्रण। कानपुर किडनी कांड में बड़ी गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजल का ड्राइवर परवेज सैफी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए नकद बरामद। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के एवज में मिले रुपए होने का शक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम पर ज्यादा जानकारी देंगे। इसी विषय पर अधिक जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। दर्शकों, अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0120612793। वापस चलेंगे हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता जी के पास और जानेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। बबीता जी। आपदा प्रबंधन नाम से पता चला है डिजास्टर मैनेजमेंट जी। लेकिन यहाँ पर डिजास्टर 2 टाइप के होते हैं। डिजास्टर जो ह्यूमन मेड होते हैं, लाइक अगर कहीं एक्सप्लोजन हो गया कुछ, या किसी केमिकल कोई फैक्ट्री में कुछ विस्फोट हो गया, आग लग गई, जहाँ पे निग्लिजेंस होता है, कहीं न कहीं मैन का ह्यूमन का हाथ होता है। और कहीं जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, लाइक भूकंप है, तूफान है, सुनामी है, जिसमें कि हम कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। इन दोनों पहले जो हमारा पॉलिसी था 2005 से पहले, एक जब कोई डिजास्टर हो गया तो उसके लिए हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, या रेस्क्यू भी नहीं, रिलीफ कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसके लिए हम ज्यादातर जो हम सबसे ज्यादा बाढ़ या ऐसी चीजों पर ध्यान देते थे। आग लग जाने पर बाढ़ ही हमारा मुख्य रूप से था। और इसीलिए जो मैनेजमेंट था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 से पहले, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में रहता था। ठीक, बहुत ही ये जो सेलेक्टेड अप्रोच था हमारा कि बाढ़ आ गया तो फिर क्या करना है, वो लोगों को बताना, कैसे लोगों को बचाना है, कैसे सेफ प्लेस पे ले जाना है। लेकिन ये माना गया कि बहुत ज्यादा जो है इतना सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। ये हमारा डेफिनेशन भी है डिजास्टर जो है उसके लिए बहुत एक वाइड है, अलग अलग टाइप का है। और इसको इसीलिए उसके बाद से 2005 में एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसमें इसको 3 लेवल पर एड्रेस किया गया। उससे पहले क्या अप्रोच हो सकता है कि डिजास्टर आए ही नहीं, आए तो उसका जो इम्पैक्ट हो कम से कम हो। दूसरा, ड्यूरिंग जो डिजास्टर है उसको कैसे मैनेज करें तो उसका इफेक्ट कम हो, कैजुअलिटी कम हो। और तीसरा, आफ्टर डिजास्टर कैसे लोगों की जो डे टू डे लाइफ है, जो हमारा हार्म हुआ है, जो भी कैजुअलिटीज हुई है, उसको फिर से नॉर्मल कैसे किया जाए। ये तीनों लेवल पे एक व्यापक पॉलिसी बनाया गया। और पॉलिसी के साथ साथ इसके लिए पॉलिसी तो आगे चलकर बना 2009 में और प्लान बना 2016 में, लेकिन एक फ्रेमवर्क बनाया गया इसके लिए
जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बनाए गए नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जी तो इस टाइप से जो हमारी पहली बार जो डिजास्टर है उसके लिए एक अलग से अप्रोच रख के, एक व्यापक अप्रोच रख के इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसमें आगे भी डेवलपमेंट हुआ। और अभी जो है इसको गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में रहता है, यानी कि टोटल जो भी डिजास्टर इसके डेफिनेशन में आते हैं जी उस पर ये एप्लीकेबल है। जी बबीता जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्र नीति क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जी, जो 2005 के जो एक्ट थे जी उसने एक फ्रेमवर्क बता दिया, लेकिन उसके बाद उस फ्रेमवर्क के अनुसार 2009 में एक पॉलिसी बनाई गई। एक पॉलिसी के मतलब होता है कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे। जी एक मोटा मोटी प्रिंसिपल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस बनाए जाते हैं कि ऐसा सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए। और तो जो हमारा फ्रेमवर्क है उसका जो मेन मोटिव है उसको कहते हैं कि क्या उसको कहते हैं, आपदा प्रतिरोधी भारत। जी ऐसा शब्द यूज किया गया है कि इसका मतलब ये है कि हम अब पहले की तरह वेट नहीं करेंगे कि चलो कोई आपदा आए, कोई डिजास्टर आए और हम उससे बचने के तरीके ढूंढे। हम पहले ही इतना प्रिपेयर करेंगे, अपने को प्रिपेयर रहेंगे कि अगर आपदा अव्वल तो आए ही नहीं, अगर आ जाता है तो फिर उसके जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम कैसे करें, यानी कि हम प्रोएक्टिव होकर उसका वेट करेंगे। जी ये हमारा मेन मोटिव है 2009 में बना था हमारी पॉलिसी उसका। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले है कि एक चीज हाँ, जो 2005 के एक्ट में एक और भी खास चीज थी, जो कुछ चीज को ऑफेंस भी बनाया गया था। कई लोग कैलामिटी जो डिजास्टर होता है उसका मिसयूज भी करते हैं जी क्लेम या किसी और चीज के लिए, तो एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया था। तो पॉलिसी का मेन मकसद ये था कि जैसे कि अब नए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जैसे पहले अनुमान लगा सके ताकि हम प्रिवेंशन कर सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो हम जानते ही थे, जी लेकिन क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं तो जहाँ पॉसिबल है, लाइक जैसे कि हमें सुनामी आती है तो हमें थोड़ा सा पहले पता चल जाता है, बाढ़ तूफान आंधी इसका पता चल जाता है अब नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो हम अगर पहले कर सके। दूसरी बात है कि इसको कैसे हम जो विक्टिम हो सकते हैं उन तक इनको पहुंचाया जाए, बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जाए, पॉलिसी में इस पर भी जोर दिया गया है। लाइक अगर तूफान आ रहा है, हमने कम्युनिकेट किया लोकल लोगों को, जी कम से कम अगर हम तूफान को तो नहीं रोक सकते लेकिन लोग अपनी जान माल बचा के वहां से हट सकते हैं जी जो इसका अफेक्ट कम से कम अफेक्टेड हो लोग। लेकिन अगर उस बीच में कोई चला गया तूफान में, समुद्र के अंदर मछुआरे लोग जैसे चले जाते हैं, वो इतनी दूर तक चले गए हैं जहाँ पर उन तक ये न्यूज नहीं पहुंचेगी। ये जो टेक्निक है और ये पॉलिसी उड़ीसा में जो लास्ट आया था चक्रवात साइक्लोन, वहाँ बहुत असर पड़ा था इसका। जी जो वहां पर भी इनको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया गया था कि डिजास्टर आने वाला है, आप यहाँ से जितने जल्दी हो सके सेफली आ जाओ। और अब तो काफी दिन पहले से ये चीज पता चल सकता है, तो ये पॉलिसी में इस चीज पर बहुत ध्यान दिया गया था कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए, और दूसरी की ये कम्युनिकेशन जितनी जल्दी से इसको स्प्रेड किया जाए, आपस में कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए नेशनल, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि हमने देखा कि ये जो नेचुरल कैलामिटीज जो होते हैं, इवन की मैन मेड भी, वो एक बाउंड्री को नहीं मानते, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं मानते। 14 देश जो थे वो इस से जो साइक्लोन आया था उससे अफेक्टेड हुए थे। तो वहाँ जो आपस में जो स्टेट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे चीज में जो अफवाह फैलने का बहुत ज्यादा डर रहता है, पैनिक होने का डर रहता है। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ऑथराइज इंफॉर्मेशन कैसे जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, इन चीज पर इस पॉलिसी में जो है मेन फोकस रखा गया है। बाद में रेस्क्यू और जो पुनर्वास है वो तो है। जी आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? राष्ट्रीय जो आपदा प्राधिकरण है NDMA, उसका जो मेन काम है, एक्चुअली मेन बॉडी ही है इस डिजास्टर मैनेज करने का, जो मेन नोडल एजेंसी उसी को कह सकते हैं। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसके चेयरपर्सन जो होते हैं सो मिनिस्टर, ये अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं कैबिनेट लेवल के कोई मिनिस्टर होते हैं, ये और 9 अदर मेंबर्स होते हैं, मतलब टोटल 11 मेंबर्स होते हैं। जी इस कमेटी को बनाया इसीलिए गया है
कि इसका जो एक पॉलिसी क्या हो, इसकी गाइडलाइंस क्या हो, अगर कहीं वार्निंग देना हो और वो कैसे चेतावनी दिया जाए, इन सब चीज़ों का एक एकीकृत यूनिफाइड रूप से वहाँ से एक इंफॉर्मेशन आए, एक पॉलिसी हो, और इसको तुरंत जल्दी से जल्दी स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पर कैसे इसको बेटर कम्युनिकेशन और बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ पहुंचाया जाए। तो जो नेशनल लेवल पर जो भी कैलामिटीज होती है, और एक फंड भी होता है, और उस फंडिंग के लिए भी इसके हाथ में कंट्रोल रहता है। 2025 का अमेंडमेंट के बाद वो जो फंड था उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। तो ये हमारा जो हमारी प्लान होगी डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंधित, जो हमारी पॉलिसी होगी, जो गाइडलाइंस होंगे, जो रिस्पॉन्स करने वाली जो टीम होंगी, इन सब का जो मेन रूप से यही जो NDMA जो है वही देखभाल करता है, उसको कंट्रोल में वही करता है, वही कोऑर्डिनेट करती है इसके लिए। और एक और होता है फोर्स होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव टीम फोर्स, सॉरी, NDFC NDFC फोर्स, NDRF। कहीं भी अगर डिजास्टर कुछ भी होता है तो सबसे पहले यही टीम पहुंचती है, वो भी इसके कंट्रोल में ही होती है। जहाँ 2 स्टेट या अधिक ऐसा कुछ इन्वॉल्व होता है तब, जी अदरवाइज स्टेट भी होते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसकी काम होता है, ये फोर्स होता है। जी जी इसी पर हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन में राज्य और जिला प्राधिकरणों की भी यही जिम्मेदारियां हैं। जी सिमिलर है, बस वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे 3 टायर सिस्टम है। तो जो नेशनल है वो नेशनल वाइड लॉ नहीं, रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसी बनाती है, गाइडलाइंस। जो स्टेट लेवल पे बनाती है और कोऑर्डिनेट करती है डिस्ट्रिक्ट में। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, पॉलिसी मेकिंग में उनका नहीं होता है, लेकिन ग्राउंड में जो ये पॉलिसी बनाया है स्टेट और सेंट्रल ने, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और अगर कैसे उनको फीडबैक दिया जाए, जो नेचुरल कैलामिटीज के समय जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल पीपल हैं, उन रिसोर्सेज का कैसे बेटर यूज किया जाए, इसके लिए वो एक कोऑर्डिनेट वे में वो भी अपनी जो रिस्पांस होती है वो ऊपर वाली टीम को देती है, और ऊपर वाली टीम जो कुछ उनको गाइडलाइन देती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। बस ये डिफरेंस होता है। आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम से जुड़ी जानकारी के बारे में। इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी आज की विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता जी। बबीता जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना क्या है और इसके मुख्य घटक क्या हैं। जो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2016 में एक योजना बनाई गई थी। इसका जो मेन प्रिंसिपल वही था जो 2005 का एक्ट था और जो पॉलिसी 2009 की थी, लेकिन एक प्रॉपर जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको बनाया गया था 2016 में, और इसमें थोड़ा अमेंडमेंट भी हुआ बाद में। इसमें बेसिक थीम तो वही है, प्रिंसिपल तो वही है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्स करेंगी ऐसी सिचुएशन में, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। और दूसरी बात जो है, इसमें डेटाबेस की बात की गई। डेटाबेस मीन्स कि लोकल और नेशनल इंटरनेशनल तीनों ही लेवल पे कि एक पैटर्न हो जाता है। लाइक अगर हम भूकंप आता है तो उसको हम रोक नहीं सकते, ऑब्वियसली हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन हमारा अगर एक डेटाबेस हो कि किस एरिया में ज़्यादा आते हैं, कैसे वहाँ बचाने के लिए, किस नेचर क्या होता है भूकंप का, साइक्लोन किस एरिया में आते हैं, उसका इफेक्ट कैसे होता है, एक स्टडी अगर हुआ, उसका डेटा हो हमारे पास, तो हम इसको बेटर तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। जी। इस डेटाबेस का एक और यूज होता है कि हम इसको प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं कि एक हमें उसका आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जी। दूसरा इसमें अप्रोच दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर कि अगर कहीं दूसरे जगह से भी टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलता है जैसे हम उसका यूज कर सकते हैं अपने देश में। लाइक भूकंप के लिए जापान बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर आता है और वहाँ की जो घर बनता है वहाँ पर स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो भूकंप सबसे ज़्यादा जापान में आता है, लेकिन वहाँ पर कैजुअलिटीज बहुत कम होती है। हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर थोड़ा सा, क्योंकि जो ज़्यादा भूकंप हम लोग घर बनाते हैं इसमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो कहते हैं कि भूकंप से कम लोग और बिल्डिंग गिरने से ज़्यादा मरते हैं। जी। तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ से ले सकते हैं
उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन तो हम सैटेलाइट वगैरह का ले ही सकते हैं, एआई से इसका मॉडल बना सकते हैं। जी दूसरी बात है कि लोगों को, पब्लिक को ट्रेनिंग कैसे दिया जाए। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन देखा जाता है कि जब पब्लिक के बाद पता चलता है कि आंधी आने वाला, तूफान आने वाला है या कुछ भी भूकंप आया है, तो लोग पहला जो होता है पैनिक हो जाते हैं, जी क्योंकि अचानक होने वाला ये सिचुएशन है। तो पैनिक नहीं होकर उसको प्रॉपर तरीके से रिएक्ट करें। इस चीज के लिए बचपन से ही स्कूल में भी ऐसे मॉक ड्रिल वगैरह किया जाता है, जी जिसके उनको ये पता है कि अगर कोई सिचुएशन आया है तो उसको हैंडल कैसे करें। घबरा के कुछ और भी कई बार होता है कि पैनिक में हम उसको और भी सिचुएशन को वर्स कर देते जी हैं। तो इस चीज के लिए पब्लिक को भी प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना होगा। इसमें इस गाइडलाइन जो है, तो इस प्लान में इस चीज को भी ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, और प्लस हमारे पब्लिक को भी इसके लिए ट्रेंड करना है कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। इसको लिए जो वर्ड किया गया है कि कम्युनिटी बेस्ड, कैसे उनका रिस्पॉन्स हो, इंडिविजुअल भी और कम्युनिटी बेस्ड भी हो, क्योंकि सबसे पहले जो असर होगा, वो जो हेल्प पहुंचेगा, वो लोकल लोगों का ही होगा। जी आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी का महत्व क्या होता है और इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। समुदाय के, जैसे अभी पहले वाले आंसर में कह रही थी कि कहीं भी अगर कुछ भी आपदा हो किसी भी तरह का, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो हमारा पड़ोसी ही होगा। तो और उसको पास, जो पड़ोसियों के पास हर एरिया में होता है कुछ ट्रेडिशनल जो प्रथाएं आती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया जापान का, वहाँ के लोगों को भूकंप को हैंडल करने का बेटर एक्सपीरियंस है। वहाँ बहुत सारी प्रथाएं ऐसी बनी है, घर बनाने का से लेकर के जी उसको रिस्पॉन्स करने का पब्लिक का जो माइंड सेट है उस टाइप का बना है। जो साइक्लोन वाले एरिया होते हैं वो उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। जी इसी तरह से उनसे ट्रेनिंग लेकर हमारे जो लोकल लोग हैं वहां तक, क्योंकि सबसे पहले अफेक्टेड भी वही होंगे, और उन चीजों को निपटने का एक बेसिक चीज उनको इन्फॉर्मेशन होगी वहां अगर होता होगा ऐसी घटनाएं। तो जो हम ऊपर के लेवल से अगर वहां पर हम कुछ कम्युनिटी बनाए जो कांटेक्ट में ऐसे हो जो उस चीजों को हैंडल कर सके। जी सपोज कि पहले जैसे बिहार वगैरह में बिहार, असम ऐसे में बाढ़ के लिए बहुत ज्यादा सब बाढ़ प्रोन एरिया है। तो ये ट्रेडिशनली तो वहाँ के लोगों को बाढ़ के साथ जीवन जीने के लिए, उससे बचने का कई हर एरिया में कुछ लोगों ने अपने तरीके से सिस्टम डेवलप कर रखा है। उनको इन्फॉर्मेशन भी जल्दी हो जाती है, उनको जरूरत जरूर होती है ऊपर से हेल्प के लिए, जी लेकिन तत्काल स्तर पर, जैसे कि अगर बाढ़ आई है कितनी देर में बाढ़ का लेवल क्या होगा, ये तो उनको ऊपर से ही बताया जाएगा, जी जहाँ पर टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा। लेकिन हमारे पड़ोस में कौन है, बच्चा, बूढ़ा है, लेडी है जो जल्दी भाग नहीं सकता, कोई बीमार है, उसको जल्दी हम सेफ जगह पे पहुंचा दे बाहर आने से पहले इतने कम टाइम में, उनके लिए हम कुछ सेफ प्लेस हम प्रोवाइड कर सके, जहाँ पर कि बाद में हम ड्रोन वगैरह का हेल्प लेकर वहाँ हेल्प पहुंचा सकते हैं। ये जी टेक्नोलॉजी कर सकती है, लेकिन तत्काल रिस्पांस के लिए अगर लोकल लेवल पर हम इसके लिए प्रिपेयर रहें, उनको ट्रेनिंग भी हो, इंफॉर्मेशन भी उनके पास हो, तो ये एक बहुत ही कैजुअलिटी जो होता है उसको बहुत कम कर सकता है। आजकल हम बहुत बार सुनते हैं कि बोरवेल में गिरने से बच्चे मर जाते हैं। जी इस टाइप के कैजुअलिटी को हम थोड़ा सा लोकल लेवल पे अगर ट्रेनिंग देते हैं, तो ये बहुत बड़ा नहीं था, होता है इस टाइप की घटना, लेकिन जान तो चली जाती है। जी तो वहां पर हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग देके इसको रोक सकते हैं। कम्युनिटी का एक बस एग्जाम्पल था, और भी हर लेवल पर अगर कहीं टेररिस्ट अटैक हो, कहीं एक्सप्लोजन हो, कहीं कोई दुर्घटना होती है किसी फैक्ट्री में कुछ भी, तो यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड मिनट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। उस समय अगर वहां रहने वाले लोग तुरंत ही तो प्रोएक्टिव रोल करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए सब इसकी प्रायोरिटी है और हमेशा बनी रहेगी, जो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है उसका। जी बबीता जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है और इसके उपयोग के लाभ क्या हैं। प्रौद्योगिकी तो आजकल जो टेक्नोलॉजी हर जगह जरूरी है उसकी, जी यहाँ भी तीनों ही लेवल पे है। फर्स्ट लेवल पे हम अगर हम ये देखें कि प्रोएक्टिव रोल जिसे कहते हैं कि हमें इस चीज का पूर्वानुमान कर सके, यहाँ ये आपदा आ सकती है, वहां पर भी हम देखेंगे सैटेलाइट इमेज, डेटाबेस, एआई,
इससे करके हमें एक जो पहले पता चल सकता है कि यहाँ कोई आपदा आने वाली है, जी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका इफेक्ट कम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन मेड दोनों के लिए है। यहाँ भी तीसरे जब ड्यूरिंग जो होता है जब आपदा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन, वहाँ पर भी जरूरी है कि कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, सोशल मीडिया की जरूरत होगी। किसी भी हालत में हमारा संचार कटना नहीं चाहिए। जी जहाँ पर मान लीजिए कई बार होता है कुछ लोग फंस जाते हैं, कहीं बाढ़ आ गया, ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग फंसे हैं, वहाँ पर अगर उनको टाइमली हेल्प मिल जाए हो सकता है जान बचाई जा सके। जी लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जहाँ इंसान नहीं पहुंच सके, तो वहाँ हम ड्रोन, रोबोट ऐसे से हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद भी जल्दी से हेल्प करने के लिए कई बार होता है बिल्डिंग गिरा हुआ है तो वहाँ पर मलबा हटाना होता है कि नीचे अगर कोई कोई जीवित बचा हो उसको रेस्क्यू कर सके। जी वहाँ पर भी तो टेक्नोलॉजी का हर जगह पर यूज होता है। ऐसे सेंसर जो पता लगा सके कि यहाँ जिंदा मनुष्य होने की संभावना है तो हम पहले उसको अप्रोच कर सकते हैं। जी अदरवाइज पूरे मलबा को अगर हटाया जाए तो टाइम लग सकता है, हो सकता है तब तक वो नहीं बचे। जी ऐसे जैसे रिमोट एरिया में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जहाँ पर भूस्खलन जैसे होता है आजकल पहाड़ों में बहुत ज्यादा ऐसे सुनने को आ रहा है, वहाँ पर कई बार होता है कि ऐसे लोग फंसे होते हैं, लोकल लोगों के बारे में लोकल भी बहुत ज्यादा थोड़े छिटपुट होते हैं, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जी फिर भी थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन कितने टूरिस्ट हैं, हो सकता है इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो हमारे पास, जी तो वैसे में टेक्नोलॉजी और भी हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद जैसे पहले था उस लेवल तक जो रिसोर्सेज है लोकल उसका यूज करके हम कैसे पुनर्निर्माण कर सकते हैं, कैसे पुनर्वास कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर तरीके से हम उनको जो राहत कैंप होगा या फिर से पुनर्निर्माण होगा घरों का बेटर तरीके से कम रिसोर्सेज में, इस सब के लिए हमें एआई मॉडल, 3D मॉडल ये सब यूज में आता है। इसका तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसका फेक न्यूज अफवाह भी फैल सकता है जैसे सोशल मीडिया पे। जी इसको थोड़ा सा क्राइम भी बना दिया गया है, इसको अगर चेक करते हुए बहुत ज्यादा यूज हो सकता है इसका, और जरूरी भी है इसका यूज करना। जी बिल्कुल सही। बबीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपदा प्रबंधन अधिनियम से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।